हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, लास्ट लेक्चर जो है हमने ख़त्म किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, और हमने लास्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू किया था। उसमें हमने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पढ़ा था फीमेल का, ठीक है। फीमेल के अंदर यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये जो है उस सब की बात हमने की थी। और फीमेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मौजूद होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और मैं आपको बोला था कि मेमोरी ग्लैंड करके जो टॉपिक है वो एक बाकी रह गया है, मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो है डिस्कस करना बाकी रह गया था, तो आज वो है जो हम डिस्कस करेंगे। आई होप लेक्चर्स आप जो है देख रहे होंगे और आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। एनसीईआरटी भी आपको क्लियर होती जा रही होगी साथ साथ, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दी गई है जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पर कहीं ना कहीं आप अगर पीवाईक्यू या कोई अच्छे एग्जाम्स, एम्स, या अब तो एम्स जो है होता नहीं है, वरना पहले एम्स और इसमें जो ये लेवल के क्वेश्चंस होते थे ये सॉल्व करने में मज़ा आता था। तो यहाँ पे लोकी सर की क्लास में सारी एग्जाम्स जो है के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आप जो है अगर एनसीईआरटी को देखेंगे तो एनसीईआरटी से भी बहुत सारी चीज़ें आपको अलग मिलेगी जो कि आपने एनसीईआरटी में नहीं सुनी होगी या पढ़ी होगी, ठीक है। तो और आप देखिएगा, मैं लास्ट में लेक्चर खत्म होने के बाद, लास्ट में जब हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ लेके आऊँगा और डिस्कस करूँगा। अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज हैं, असर्शन रीजन जो है इस चैप्टर से किस तरीके से असर्शन रीजन फ्रेम होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की कौन सी लाइन उठ के असर्शन रीजन्स में बनने के चांसेस हैं, वो सारी चीज़ें हम जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक मैं लास्ट में जो सेशन लेके आऊँगा वो सेशन इसी का लेके आऊँगा, क्वेश्चन आंसर्स का, ठीक है। चलिए, तो बिना देर करे शुरू करते हैं अपने टॉपिक मेमोरी ग्लैंड के बारे में। देखिए, मेमोरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो मेमोरी ग्लैंड जो है वो मैमल्स का कैरेक्टर है। यू नो मैमल्स, एनिमल डाइवर्सिटी में आपने पढ़ा होगा 11th में। मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स, ठीक है। और मैमल और स्पेसिफाई करके बोलूँ तो जो मैमल्स की फीमेल होती है उनका कैरेक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, एक्टिव मेमोरी ग्लैंड। वैसे तो हमारे अंदर भी है पर मेल के अंदर इनएक्टिव है। फीमेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है वो कैसी है, एक्टिव है, जिससे वो अपने यंग वंस को क्या करती है, नरिश करती है। मेमोरी ग्लैंड जो है वो जो स्वेट ग्लैंड होती है हमारे अंदर उसका मॉडिफिकेशन है। तो मेमोरी ग्लैंड आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। अब अगर आप मेमोरी ग्लैंड की बात करेंगे तो मेमोरी ग्लैंड जो है एक कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वोलर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। अब कंपाउंड क्या होता है, देखें, सुनना, जब बहुत सारी चीजें मल्टीपल नंबर में हो तो उसे कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड के अंदर बहुत सारी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, और एल्वोलाई प्रेजेंट होगी एल्वोलाई प्रेजेंट होगी। इन एल्वोलाई के अंदर जो है प्रेजेंट होती है मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स, और वो मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स जो है वो मिल्क का सिक्रेशन करती है, और मिल्क के सिक्रेशन से जो यंग वंस होता है उसको जो फीमेल होती है वो क्या करती है, नरिश करती है। अब मैं अगर थोड़ी सी अगर आपसे बात करूं तो इसके स्ट्रक्चर को अगर अपने डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी है, पर उसके पहले मैं कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए, मेल के अंदर अगर मैं डिस्कस करूं, मेल और फीमेल दोनों के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ ये सेम होती है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं, आप कोई इसमें वो नहीं लगा सकते, क्या डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। पर जैसे ही एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है फीमेल के अंदर, तो वहाँ पे जो उसके हॉर्मोन्स हैं, कौन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो इस मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराना शुरू करते हैं। और इस डेवलपमेंट से क्या होता है कि इसके अंदर प्रेजेंट्स जो ट्यूब्यूल्स है और जो एल्वोलाई है उनका साइज बढ़ना शुरू होता है। एंड नाउ एट द एज ऑफ प्यूबर्टी द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी जो है आपका ब्रेस्ट में कन्वर्जन देखने को मिलता है, और इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल है आपके, ठीक है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये दोनों हार्मोन। मैं साथ साथ आपको जो है थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम पे भी लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम कौन करेगा, ये दोनों हार्मोन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये
फीमेल के अंदर होगा कब? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे जो है डेवलपमेंट हो जाएगा, तो अब ब्रेस्ट में कन्वर्जन हो जाएगा। अब मेल के अंदर ये दोनों हार्मोन नहीं है, मेल के अंदर ना एस्ट्रोजन है ना प्रोजेस्टेरोन, तो उसके अंदर जो है ब्रेस्ट जैसे साइज का या ब्रेस्ट जैसे स्ट्रक्चर का कोई डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था ब्रेस्ट आर नॉट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दे आर जस्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और वो इन्हीं सेक्स हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से डेवलप होते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए दो और हार्मोन जो है वो यहाँ पे वर्क करते हैं, जो मैं आपको बताता हूं। एक तीसरा हार्मोन जो है वो होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो आपका खैर आपने एंडोक्राइन में पढ़ा होगा। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन का काम क्या होता है मेरे बेटे? इसका काम होता है सिंथेसिस, मिल्क का सिंथेसिस कराना। ठीक है, मिल्क का सिंथेसिस। तो जो मिल्क का सिंथेसिस यहाँ पे ब्रेस्ट के अंदर जो होता है वो कौन सा हार्मोन से होता है? प्रोलैक्टिन का। अब सुनना, जब एक फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तभी उसके अंदर मिल्क का सिंथेसिस होगा। ठीक है, एक नॉर्मल फीमेल जो नॉर्मल है, एक बच्ची अगर आप समझ रहे हो, तो वो आफ्टर प्यूबर्टी के बाद जब वो प्रेग्नेंट होगी तभी उसके अंदर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन आके क्या करेगा? मिल्क का सिंथेसिस कराएगा। तो अब जब फीमेल 4-5 महीने की प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ने से क्या होता है? मिल्क का सिंथेसिस जो है वो यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए एक नॉर्मल फीमेल जो होती है उसके कंपेयर अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल के ब्रेस्ट का साइज देखा जाए तो वो बढ़ जाता है। ठीक है, वो टेम्परेली साइज में इंक्रीमेंट होता है। जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, लैक्टेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फीमेल के जो ब्रेस्ट है वो नॉर्मल साइज पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट कराएंगे। फिर तीसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो मिल्क का सिंथेसिस कराएगा। ये प्रेगनेंसी के टाइम पे आप देखें तो ये 5th से 6 मंथ या 4th से 6 मंथ के बीच में जो है इंड्यूस होना शुरू हो जाता है, इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। कभी कभी फीमेल को ऐसा भी फील होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे कि उसके निप्पल से जो है मिल्क बाहर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हार्मोन यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड पे मेरे बेटे काम करेगा वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये पहले भी मैंने एक बार डिस्कस किया है। ऑक्सीटोसिन जो है स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, यूट्राइन मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जिससे पार्चुरेशन होता है। अब मिल्क का सिंथेसिस तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन करा देता है, पर उसका इजेक्शन जो है वो यहाँ पे कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। तो मेरे बेटे इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इजेक्शन ऑफ मिल्क ये कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन कराएगा। अच्छा, एक छोटा सा एक कंफ्यूजन जो अगर रहता है तो वो यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ऑक्सीटोसिन जब प्रेगनेंसी हो, जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा तो सबसे पहले तो ऑक्सीटोसिन किस पे वर्क करेगा? वो वर्क करेगा आपके यूट्राइन मसल पे। ठीक है, जिससे क्या होगा? पार्चुरेशन हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद फिर वो जाके किस पे वर्क करता है? आपके मेमोरी ग्लैंड पे, और फिर वहां जाके मिल्क का क्या कराता है? इजेक्शन करवाता है। ठीक है, तो पहले तो जाके वो क्या करेगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मैंने बताया था जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन यूट्राइन के मसल पे गिरता रहता है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है, और वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मेरे बेटे क्या होगा? पार्चुरेशन की जो प्रोसेस है वो इंड्यूस होगी। और फिर उसके बाद क्या होगा कि लैक्टेशन का जो पीरियड होता है, लैक्टेशन हम बोलते हैं जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने वाला जो समय होता है, तो वो आफ्टर डिलीवरी होता है। बच्चा डिलीवर हो जाता है, उसके बाद ये ऑक्सीटोसिन जो है जाके मिल्क इंजेक्शन का काम कराता है। तो डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, ये जो ब्रेस्ट का साइज जो है ब्रेस्ट में कन्वर्ट करना, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करना, ये प्यूबर्टी पे होगा। ये एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मैं टाइम भी लिख देता हूँ, एट प्यूबर्टी। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मेरे बेटे कब? 4 to 6 मंथ के बीच में। और ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये आफ्टर पार्चुरेशन है, आफ्टर डिलीवरी। तो 4 हार्मोन यहाँ पे काम करेंगे, और इन चारों हार्मोन का क्या क्या फंक्शन, कब कब ये काम करेंगे, ये सारी चीजें। अब एक अच्छा एम्स का क्वेश्चन मैं तेरे से डिस्कस करता हूँ, शांति से सुनना। अभी मैंने ब्रेस्ट पढ़ाना तो शुरू ही नहीं किया है, मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर और ये सब तेरे सामने है, मैं भी तेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ खाली, जो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छी जो नॉलेज वाली चीज है। क्वेश्चन ये है कि एक फीमेल है जो 5th मंथ उसका प्रेगनेंसी का चल रहा है, 5th
मंथ उसका प्रेगनेंसी का चल रहा है और उसके निप्पल से मिल्क का इजेक्शन हो रहा है, ठीक है, मिल्क जो है बाहर निकल रहा है, वो देख रही है कि उसके यहाँ पे जो है ऐसे थोड़ा सा गीला हो गया और वो मिल्क का इजेक्शन उसमें होते जा रहा है, ठीक है। तो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा मिल्क इजेक्शन के लिए उस टाइम पे? 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में फीमेल है और 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में उसका जो है मिल्क का इजेक्शन हो रहा है। आई थिंक आंसर इज ऑक्सीटोसिन, क्योंकि लिखा हुआ है मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन, तो बिल्कुल सर इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या जाएगा, ऑक्सीटोसिन। और ऑप्शन भी पहला जो था क्वेश्चन में वो ऑक्सीटोसिन ही था और बहुत सारे बच्चों ने ऑक्सीटोसिन लगाया और खुश हो गए, वो बिल्कुल 4 नंबर मिल गए उनको। पर उनकी खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं क्योंकि वो गलत था आंसर, बिल्कुल ऑक्सीटोसिन गलत आंसर है मेरे बेटे। 4 ऑप्शन थे उसमें, ये चारों ऑप्शन यही थे और उसमें आंसर में ऑक्सीटोसिन जो ऑप्शन था उसमें ऑक्सीटोसिन भी था और तू यूं सोच रहा होगा कि आंसर ऑक्सीटोसिन है, गलत। समझ बात को मेरे बेटे, अब सुन शांति से। अगर ऑक्सीटोसिन 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर आ गया तो मेरे बेटे वो सबसे पहले जाके यूट्राइन मसल पे काम करेगा और क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, अबॉर्शन हो जाएगा बच्चे का। क्या बात कर रहा है यार तू? 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में या 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, मैं एक बात तेरे को बोल दूं, पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी में अगर कोई हार्मोन नहीं चाहिए अपने को क्या, तो वो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आता है, 9th मंथ में, 3rd ट्राइमेस्टर में इंटर करता है और मैं 5वें महीने की बात कर रहा हूँ। आई होप तू समझ रहा होगा कॉन्सेप्ट यार। 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये अगर ये ऑक्सीटोसिन आ जाएगा तो मायोमेट्रम में कॉन्ट्रैक्शन कराना शुरू करवा देगा यार और वो बच्चा जो है बाहर आ जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा और अबॉर्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या फिर आंसर क्या जाएगा सर? 4 ऑप्शन थे तो आंसर ऑक्सीटोसिन, तो आपने मना। तो 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर हो रहा है तो आंसर क्या जाएगा, प्रोलैक्टिन। तो मेरे बेटे 4 हार्मोन, ये हार्मोन जो है 4 हार्मोन्स जो है काम करते हैं मेमोरी ग्लैंड पे। आई होप आप समझे होंगे इसको। चलिए अब हम ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक बात बोली कि इसको कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वोलर ग्लैंड बोलते हैं, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वोलर ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं। कंपाउंड मतलब मल्टीपल, बहुत सारी ट्यूब्स हैं यहाँ पे और बहुत सारी क्या है, एल्वोलाई है, ठीक है। और ये एक ग्लैंड है, तो ये किस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है मेरे बेटे, मेमोरी ग्लैंड। तेरे अंदर स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन कौन है, मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है। मेल के अंदर इनएक्टिव है, फीमेल के अंदर एक्टिव है, वो भी प्यूबर्टी पे। अब मेमोरी ग्लैंड के अंदर अगर मैं बात करूं तो देख, मेमोरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ, जो ब्रेस्ट जो है वो ब्रेस्ट के, अब ये दिस इज द ब्रेस्ट स्ट्रक्चर। अगर मैं ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20, 15 to 20 मेरे बेटे मेमोरी लोब्स होते हैं। 15 to 20 मेमोरी लोब्स, ठीक है। ऐसे ही कुछ लोब्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स याद कर, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है वहां पे ईच टेस्टिस में। तो यहाँ पे भी ईच ब्रेस्ट में 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होंगे मेरे बेटे। अच्छा, एक सिंपल सी बात मैं तेरे को बोलूं कि अगर तू बोले कि ब्रेस्ट में मेजोरिटी किससे मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे देख, एक तो ग्लैंडुलर टिश्यू है, एक तो क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू मौजूद है। सॉरी चलिए, तो मैं ब्रेस्ट की बात कर रहा था, तो ये जो है कंपोज्ड ऑफ आपका ग्लैंडुलर टिश्यू, ब्रेस्ट जो है वो आपका ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस एडिपोज टिश्यू। दैट मीन्स फैट। तो इन चीजों से कंपोज होता है। अब देखिए, जो फीमेल में ब्रेस्ट का साइज वरी करता है वो इस फैट की वजह से करता है, एडिपोज टिश्यू की वजह से करता है। जिस फीमेल में फैट ज्यादा उसके ब्रेस्ट का साइज ज्यादा, जिसमें कम उसका ब्रेस्ट का साइज कम। पर जो नंबर है जो मैंने लिखे थे किसके,
मेमोरी लोब्यूल्स के 15 to 20 जो लोब्स है, इनका नंबर मेरे बेटे फिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि साइज बड़ा है ब्रेस्ट का तो नंबर बढ़ जाएंगे, 25 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, नहीं, और छोटा है तो कम हो जाएंगे, नहीं, ये जो नंबर है मेरे बेटे ये फिक्स रहेंगे। 15 to 20 लोब्स जो है प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। अब मैं अगर आपको बताऊं कि ब्रेस्ट का जो है लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चेस्ट पे थोड़ी सी कैविटी के यहाँ पे चेस्ट पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे देखो ये रिब्स होती है, रिब्स से अटैच, और यहाँ पे प्रेजेंट होती है पेक्टोरालिस मेजोरिस मसल। ये पेक्टोरालिस मेजोरिस मसल जो होती है साहब, इसी मसल का नाम अभी एक और जगह आपने कहीं सुना होगा, मैं अभी वर्ड बोलूंगा, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, एक्यूट चेस्ट पेन हार्ट अटैक के टाइम पे वो इसी मसल में होता है, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस, ये वही मसल है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर, ये और ये बाहर आपको स्किन फोल्ड दिख रहा है ब्रेस्ट का, दिस इज द स्किन फोल्ड, एंड ये जो मेमोरी लोब्स होते हैं, इन मेमोरी लोब्स के अंदर मेमोरी एल्वोलाई प्रेजेंट होती है, एंड इन दिस मेमोरी एल्वोलाई देयर इज अ मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स। इस एल्वोलाई के अंदर क्या होती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है मेरे बेटे, मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है। अब जैसे ही ब्रेस्ट का साइज मतलब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, तो ये एल्वोलाई के अंदर जो सेल्स है उनका भी डेवलपमेंट होता है, एल्वोलाई का साइज भी बड़ा होने शुरू होता है। नाउ मेमोरी एल्वोलाई, ये देखिए ये एक लोब्यूल है, जहां मेरा मार्कर ये चल रहा है पेन, ये एक मेमोरी लोब्यूल है, एक ये मेमोरी लोब्यूल आप देख रहे हैं। तो ऐसे 15 to 20 मेमोरी लोब्स यहाँ मौजूद होते हैं, और इनको सेपरेट करने के लिए भी यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जो है यहाँ पे फैट का डिपोजिशन आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे भी फैट जो है, फैट का अमाउंट यहाँ पे दिखता है, इधर भी ये जो है फैट यहाँ पे मौजूद होता है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, ये दोनों मेजोरिटी क्या करते हैं, ब्रेस्ट का कंपोजिशन करते हैं। अब मेरे बेटे इस लोब्यूल के अंदर यहाँ पे एल्वोलाई मौजूद होती है, और इनके अंदर मौजूद होती है मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स, जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, किसके इन्फ्लुएंस में, प्रोलैक्टिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। अब मेमोरी लोब्स के अंदर मेमोरी एल्वोलाई, और यहाँ पे हर मेमोरी एल्वोलाई की एक डक्ट प्रेजेंट, ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। तो एल्वोलाई की छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको हम मेमोरी ट्यूब्यूल बोलते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, इसके अंदर 4 एल्वोलाई है तो 4 मेमोरी ट्यूब्यूल आपको दिखेगी। नाउ these tubule combine and form a memory duct, ये जो ट्यूब्यूल्स होती है एल्वोलाई की ट्यूब्यूल्स, ये एल्वोलाई की ट्यूब्यूल्स आगे फॉर्म करती है मेमोरी डक्ट, एंड these memory ducts combine and form a broad part which is called memory ampulla, ठीक है, एम्पुला अपन ने वास्ट डिफरेंस में भी पढ़ा था मेरे बेटे, ठीक है, जो ब्रॉड पार्ट होता है उसको एम्पुला बोला जाता है, जब तो यहाँ पे एम्पुला, मेमोरी एम्पुला होता है, और इस मेमुलरी एम्पुला से जो है निकलती है आपकी लैक्टिफेरस डक्ट, और ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है, तो हर एक लोब्यूल से एक लैक्टिफेरस डक्ट निकलती है, तो 15 से 20 आपके लोब्यूल है, और 15 से 20 लोब्यूल है तो आपके पास 15 से 20 जो है लैक्टिफेरस डक्ट मौजूद होती है मेरे बेटे। ये डक्ट कंबाइन नहीं होती है, सेपरेटली रन करती है, और यहाँ पे ये जो पोर्शन होता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड निप्पल, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो लैक्टिफेरस डक्ट जो है निप्पल में ओपन होगी, और यहाँ पे सेपरेटली ओपन होगी, तो निप्पल जो होता है वो मल्टीपोरस होता है मेरे बेटे, या निप्पल इज मल्टीपोरस। तो कभी भी मिल्क का जो निप्पल से या ब्रेस्ट से जब भी मिल्क निकलता है तो वो ऐसे सिंगल फ्लो में नहीं निकलेगा मेरे बेटे, वो ऐसे फाउंटेन की तरह ही निकलेगा, वो फाउंटेन की तरह निकलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लैक्टिफेरस डक्ट जो है कंबाइन होके फिर कुछ नहीं बना रही। लैक्टिफेरस डक्ट यहाँ से सर अगर आप देख रहे हो तो ये एक मेमोरी लोब है, इस मेमोरी लोब में एल्वोलाई मौजूद है और ये एम्पुला, फिर लास्ट में सब अलग अलग मेमोरी लोब से निकलती है आपकी लैक्टिफेरस डक्ट, और वो लैक्टिफेरस डक्ट जो है यहाँ पे जाके निप्पल में कंबाइन फॉर्म नहीं हो रहा है, वो सब अलग अलग जो है निकल रही है। तो इसीलिए यहाँ पे निप्पल जो होता है वो क्या होता है, मल्टीपोरस स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आपका मिल्क जो है वो ऐसे फाउंटेन की फॉर्म में जो है बाहर निकलता है। और इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल मेरे बेटे कौन है, आपका ऑक्सीटोसिन।
अब निप्पल के आजू बाजू जो डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है उसको एरियोला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये एरियोला, अगर इफ अ फीमेल इज प्रेग्नेंट, तो ये जो रीजन होता है एरियोला, ये बहुत ही ज्यादा डार्क कलर का हो जाता है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द साइन प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है नॉर्मल फीमेल में और एक प्रेग्नेंट फीमेल में एरियोला जो है उसके डार्कनेस जो है वो डिफर करती है, ठीक है। तो मेमोरी मेमोरी लोब्स के अंदर एल्वोलाई के अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल, एल्वोलाई से निकली मेमोरी ट्यूब्यूल से मिलकर बना मेमोरी डक्ट से मिलकर बना मेमोरी एम्पुला से फिर लैक्टिफेरस डक्ट और लैक्टिफेरस डक्ट से निप्पल से मिल्क बाहर। तो एक और पाथवे यहाँ पे मिल रहा है अपने को, बिल्कुल डिस्कस करते हैं। तो एक और पाथवे, तो सबसे पहले मेरे बेटे आ गई मेमोरी एल्वोलाई, मेमोरी एल्वोलाई से मेरे बेटे मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल से बेटा फिर क्या आएगी आपकी मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट से बेटा क्या आएगा आपका मेमोरी एम्पुला, और फिर आपकी आएगी लैक्टिफेरस डक्ट। तो यहां आप देख रहे हो सब एक दूसरे से कंबाइन होके चीजें बन रही है, ठीक है। एल्वोलाई की मेमोरी एल्वोलाई, उसकी डक्ट ट्यूब्यूल, वो ट्यूब्यूल ने डक्ट बनाई, डक्ट से एम्पुला, और एम्पुला से फिर अलग अलग लैक्टिफेरस डक्ट है। यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो फाउंटेन फॉर्म में जो है मिल्क निकल रहा है। अब थ्योरी को अगर डिस्कस करें, तो थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करें तो वही बातें जो मैंने आपको पढ़ाई है वो सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। देखिए, ईच ब्रेस्ट हैज 20 to 50 memory lobes which are separated by adipose tissue, ये मैंने बताया आपको। They form glandular tissue of breast. Each lobe has many memory alveoli which is lined by cluster of milk producing cell. मैंने बोला एल्वोलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स मौजूद होती है जो मिल्क प्रोड्यूस करेगी। मिल्क इज स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ एल्वोलाई, ये जो ल्यूमेन होता है यहाँ पे मिल्क क्या होता है स्टोर्ड होता है। एंड मेमोरी एल्वोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, बिल्कुल, क्योंकि यही तो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज मेमोरी एल्वोलाई। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज एल्वोलाई, ठीक है। एक ऑप्शन में एल्वोलाई भी देगा, वो पता चले द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, और पहला ऑप्शन एल्वोलाई दे दिया और आखिरी ऑप्शन में मेमोरी एल्वोलाई दिया है। तो पहला ऑप्शन एल्वोलाई ठोक के मत आ जाना, नीचे तक जाना, ठीक है, क्योंकि नीचे मेमोरी एल्वोलाई दिया होगा। Now from alveoli memory tubule carry milk, several tubules joined and form memory duct, and these duct open into dilated memory ampulla. ये जो है this is the dilated part which is called memory ampulla. And now from ampulla lactiferous duct carry milk. ये lactiferous duct जो निकल रही हर एक एक लोब्यूल से, मैंने एक और दो ही लोब्यूल यहाँ पे बनाए, ऐसे 15 to 20 लोब्स होते हैं। तो ये एम्पुला फिर जो है लैक्टिफेरस डक्ट के पास ब्लड लेके मिल्क लेके जाता है। एंड नाउ द निप्पल इज द मल्टीपोरस स्किन फोल्ड अराउंड द निप्पल, डार्क पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया इज कॉल्ड व्हिच इज कॉल्ड एरियोला। और यहाँ पे मिल्क जो होगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, एकदम आपके फाउंटेन के फॉर्म में। एंड दिस इज द पाथवे ऑफ मिल्क, ठीक है। पाथवे ऑफ स्पर्म, बोल फटाफट, पानी पीता हूं तब तक। बोल बोल, पाथवे ऑफ स्पर्म बोल, तो क्या था एक बार और, चल इधर आ जा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपेडाइडामिस, वासा डिफरेंस, फिर उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस और बाहर, ठीक है, ये सारी चीजें। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। इसका पाथवे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्स्ट्रा में जो 4 हार्मोन कहाँ क्या काम होता है वो सब भी डिस्कस अपन ने कर लिया है, ठीक है। नंबर ऑफ मेमोरी एल्वोलाई 15 to 20, साइज ऑफ ब्रेस्ट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ फैट, अगर ज़्यादा फैट होगा तो ब्रेस्ट का साइज ज़्यादा, अगर कम फैट होगा तो ब्रेस्ट का साइज कम। पर नंबर ऑफ लोब्स जो है वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, 15 to 20 ही रहेंगे, ठीक है। लैक्टिफेरस डक्ट जो है
उससे मिल्क बाहर निकलेगा वाया निप्पल, और वो जो है फाउंटेन के फॉर्म में, क्योंकि वो निप्पल जो होता है वो मल्टीपोरस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे हमने जो है मेमोरी ग्लैंड को भी डिस्कस कर लिया। ये टॉपिक हमारा जो है कंप्लीट होता है। अब जो ओवरी वाला एक टॉपिक है, ओवेरी, वो जब है हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम oogenesis और ये सब डिस्कस करने वाले होंगे, तो उसी के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ जाके आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली पिक्चर यहाँ पे क्लियर होती है। नाउ दिस इज द पाथवे जो अपन ने डिस्कस किया। ये रहा पाथवे पूरा, मेमोरी एल्वुलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, निप्पल। अच्छा, एक और चीज़ जो कि ह्यूमन हेल्थ डिजीज में भी पढ़ते हैं, लैक्टेशन में भी पढ़ते हैं, और यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे भी देख ही लेते हैं। इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, 15 से 20 दिन का बच्चा पैदा होता है, उसके बाद 15 से 20 दिन जो माँ दूध पिलाती है, या येलो कलर का मिल्क निकलता है, विच इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। यस स्टूडेंट, कोलेस्ट्रम इज रिच इन प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज। IgA करके एंटीबॉडी होती है, क्योंकि बच्चे के अंदर उसका खुद का इम्यून सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तो मदर को प्रोटेक्ट करना है उसको, तो मदर जो है वो जो ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जो इनिशियल स्टेज में जो मिल्क जाता है बच्चे के अंदर, या वेरी रिच इन प्रोटीन एंड रिच इन एंटीबॉडी विच इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, येलो कलर का होता है। IgE एंटीबॉडी होती है उसमें, ठीक है, डार्क येलो कलर का होता है। और ये सारी बातें जो अपन ने डिस्कस करी, मेमोरी ग्लैंड पे कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, ठीक है, ये सारी प्रोसेसेस, मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रेशन फॉर मिल्क इजेक्शन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये प्यूबर्टी के टाइम पे होगा, ये प्रेगनेंसी के 5 से 6 मंथ, और ये आपका जब बच्चा बाहर डिलीवर हो जाएगा तब, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म होता है आपका मेमोरी ग्लैंड करके, ठीक है। अब जो टॉपिक शुरू होता है वो है आपका गैमेटोजेनेसिस। अब जो टॉपिक है उसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। तो सुन, सबसे पहले अपन ने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। अब जो स्टेप्स है रिप्रोडक्शन की, उसमें सबसे पहले स्टेप क्या है, गैमेटोजेनेसिस की। पहले गैमेट बनाओ, फिर उसके बाद क्या कराओ, इंसेमिनेशन कराओ, इंसेमिनेशन कराने के बाद फिर फर्टिलाइजेशन कराओ, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर इम्प्लांटेशन कराओ, इम्प्लांटेशन के बाद फिर गैस्टेशन कराओ, गैस्टेशन के बाद फिर पार्चुरेशन कराओ। तो अब जो है हम गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टेप कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। फीमेल वाली जो है oogenesis, उससे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फीमेल वाली जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, जिसको हम oogenesis बोलते हैं, जो ओवरी के अंदर होती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं गैमेटोजेनेसिस। सुन, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है, ओके सर। कौन कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, FSH, LH, ये दो हार्मोन है जो गैमेटोजेनेसिस में, दोनों की बात कर रहा हूँ, मेल की भी कर रहा हूँ, फीमेल की, मैं यहाँ कॉमन बातें कर रहा हूँ। तो FSH और LH, ये हार्मोन जिनको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, FSH एंड LH जो है हेल्प करेंगे गैमेटोजेनेसिस में, मेल और फीमेल के अंदर। अगर यहाँ पे मैं डिफरेंस की बात करूँ तो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और फीमेल में अगर मैं बात करूँ तो oogenesis होगा, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवा। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगी, याद कर, फर्स्ट सेकंड लेक्चर पढ़ाया तेरे को। यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो आपकी ओवरी के अंदर होगी, और यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो आपकी प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होती है, ठीक है, प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होती है। पर फीमेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जब अगर फीमेल है और वो माँ के पेट में, ठीक है, अगर माँ के पेट में बच्ची है, लड़की है, तो उसके अंदर वहीं एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ही गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और अगर लड़का है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है तो वो उसकी कब होगी, जब वो प्यूबर्टी की स्टेज में आएगा, ठीक है। अब एक और डिफरेंस यहाँ नहीं लिखा है पर मैं बता देता हूँ नॉलेज के लिए। यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है किसके अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। मैं बताऊंगा कहाँ पे होगा, आज ही हम डिस्कस करेंगे वो प्रोसेस। तो डिफरेंशिएशन अकर इन स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis के अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस नहीं होती है। और चीज थोड़ा सा नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो विटामिन ई एंड विटामिन के are essential for the process of gametogenesis for production of healthy gametes। ये दोनों जो विटामिन हैं ये बहुत अच्छा
बोल सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis की प्रोसेस के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो दो कभी भी आप डाइट अगर लें, जैसे किसी को मैंने बताया था कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो उनको प्रेफर करता है कि आप ऐसी डाइट लीजिए जिसमें विटामिन ई और विटामिन के जो है वो ज़्यादा रहें, जिससे आपके स्पर्म जो है वो क्या रहे, हेल्दी रहे, या एग जो बन रहा है वो भी क्या रहे, हेल्दी रहे। ठीक है, तो आगे चल के इनफर्टिलिटी में कोई दिक्कत ना आए। तो बस अब देख लीजिए कौन सा फ्रूट है, गूगल कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, हॉर्मोन्स एफएसएच एलएच रेगुलेट द गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस। विटामिन ए एंड विटामिन ए, सॉरी के बोला था, विटामिन ए, पहले मैंने ए बोला था फिर के। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू स्टेरिलिटी एंड विटामिन ए आल्सो रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी गैमेट फॉर्मेशन। तो विटामिन ई और ए जो है आप बहुत अच्छे से खाइए तो जो है आपका गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस अच्छा होगा। चलिए, खैर कभी क्वेश्चन आया नहीं, पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन जहां से आता है वो आपके सामने है। प्रोसेस का नाम स्पर्मेटोजेनेसिस। अब शांति से 10 मिनट मेरे को दे और सुन शांति से। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, सर आपने बताया स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस टेस्टिस के अंदर होगी, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शन काट के आपने बताया था, और वो सेक्शन जब आपने काट के बताया था तो वहां पे आपने दो सेल्स पढ़ाई थी। एक सेल का नाम था मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, और दूसरी सेल का नाम था लेडिक सेल, है ना। अबे गधे, लेडिक सेल नहीं, सर्टोली सेल, या सर आप नर्स सेल लिख दो। ठीक है सर, इसमें सर्टोली सेल जो है वो गैमेट बनाएगी, और ये जो मेल जर्म सेल है ये न्यूट्रिशन देगी, है ना, सही है ना। ना रे सर, उल्टा बोले सर, मेल जर्म सेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, सर्टोली सेल क्या करेगी, प्रोवाइड नरिशमेंट। तो अब शुरू करते हैं। देख, ये जो मेल जर्म सेल होती है, दीज मेल जर्म सेल, ये 2n होती है। ठीक है, ये मेल जर्म सेल यहाँ पे 2n होती है, मतलब 46 क्रोमोसोम मौजूद है साहब इसमें। ये ले 46 क्रोमोसोम, हमारी बॉडी की सेल में 46 क्रोमोसोम है। अब ये मेल जर्म सेल जो है, ये मेल जर्म सेल्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, और मल्टीप्लिकेशन होगी क्योंकि जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस इनिशिएट होती है, जब चालू होती है, तो ये मेल जर्म सेल्स खुद को डिवाइड करती है, मल्टीप्लाई करती है, अपना नंबर बढ़ाती है। तो नंबर बढ़ा के देख, यहाँ पे 2n बहुत सारी जो है मेल जर्म सेल्स हो गई है, और यहाँ पे देख क्रोमोसोम का नंबर सेम है। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर क्या है, सेम है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है, माइटोसिस। तेरे शरीर के अंदर जितनी भी सेल्स है उनके अंदर माइटोसिस की प्रोसेस होती है, खाली जर्म सेल को छोड़ के, आगे मैं बताऊंगा कहाँ पे, वहां मियोसिस होता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हुआ है। अगर कोई पूछे कि यहाँ पे आफ्टर माइटोसिस जो फॉर्म हुआ है उसके अंदर अब क्या हुआ है वो भी मैं बताऊंगा। तो आफ्टर माइटोसिस मेल जर्म सेल ने माइटोसिस किया, माइटोसिस करने के बाद अपना नंबर बढ़ाया, मतलब मल्टीप्लीकेशन किया, उसके बाद उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, सेम 46। अब यहाँ दो, दो से फिर बनी 4, और ये जो बना है मेरे बेटे, ये दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। ये जो सेल्स होती है इन्हीं को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया के अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 46, या स्पर्मेटोगोनियास, दीज आर द सेल्स जिससे आगे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब एक बात सुन, स्पर्म जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसमें 3 फेजेस होते हैं, और ये पहला फेज मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा फेज ग्रोथ फेज, तीसरा फेज मैच्योरेशन फेज। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में सुन, स्पर्मेटोजेनेसिस में ये पहला फेज हो गया मल्टीप्लिकेशन, क्या हुआ, मेल जर्म सेल थी, ओके सर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मौजूद है, ओके सर। अब वहां पे क्या हुआ, माइटोसिस का डिवीजन हुआ, बहुत सारे नंबर्स में बड़ी वो सेल्स मेल जर्म सेल्स, और नंबर में अपने आप को मल्टीप्लाई किया, बढ़ाया, क्योंकि स्पर्म बनाने थे, और यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो है उसका नंबर भी कितना है, 46 है। अब इसमें से एक स्पर्मेटोगोनिया जो है, ये स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया जो आई वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुई। कुछ नहीं हुआ है, इस स्पर्मेटोगोनिया का खाली साइज बड़ा हो गया है। ठीक है, सिर्फ साइज बड़ा हुआ है, उसने साइटोप्लाज्म बढ़ाया, अपना साइज बढ़ाया है, न्यूट्रिशन लिया है, और साइज बढ़ाने से जो स्पर्मेटोगोनिया साइज जो है वो अपना अगर साइज बढ़ाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी क्या है, 46।
ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कोई डिवीजन नहीं हुआ है, इसलिए मैंने लिखा भी है नो डिवीजन। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्जन होते टाइम कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, खाली साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है, साइज बढ़ रही है। ठीक है, प्लॉइडी तो वही है, यहाँ भी 46, यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो हुआ क्या है सर, कन्वर्जन ऑफ spermatogonia into primary spermatocyte has mitosis, meiosis, no cell division। आंसर no cell division, कुछ नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है, साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है खाली। ये अब साइज में इंक्रीमेंट हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, माइटोसिस यहाँ पे खत्म। अब देख सेकेंड फेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, इसलिए सेकेंड फेज क्या हो गया, ग्रोथ फेज। फर्स्ट फेज में मेल जर्म सेल ने खुद को मल्टीप्लाई किया, बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बनी। सेकेंड फेज ग्रोथ फेज, उस स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया ने खुद का साइज बढ़ाया और कोई डिवीजन नहीं हुआ, और वो कुछ बड़ी हुई साइज की जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कहलाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। चलिए अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब जो है मियोसिस होगा। तेरे को पता है मियोसिस दो तरह का होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। अब मियोसिस होगा, मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो है 23 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो आफ्टर मियोसिस जो है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है NN मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये बन के आता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्जन होना, मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस 1, प्लॉइडी चेन हाफ हो जाती है। यहाँ कितनी थी 46, यहाँ कितनी हो गई 23। जब मियोसिस 1 होता है, अब मियोसिस 1 होने के बाद इस सेकेंड स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 2 की प्रोसेस होती है, क्योंकि मियोसिस कंप्लीट करना है ना यार। मियोसिस तेरे को पता है 1 और 2, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस जो है वो 2 में होता है, 1 और 2। तो 1 तो कहाँ हो गया, 1 तो कहाँ हो गया सर, 1 ने ही तो बनाया है क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा ठीक है, तो 1 जो था मियोसिस 1, उसी का रिजल्ट क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट इज द रिजल्ट ड्यूरिंग व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1 ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। आंसर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। आंसर स्पर्मेटोगोनिया। या आ रही बात समझ में। और इनके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, खाली साइज चेंज हुआ है। ठीक है, माइटोसिस का ही रिजल्ट है वो। पर अगर पूछ ले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, सुपर चल रहा है, यही याद करके जाएगा तू। ये अब आजा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ, NN। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन है साहब। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर से मियोसिस हुआ, और ये जो मियोसिस होता है ये इक्वेशनल डिवीजन की तरह, मतलब नॉन रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिड्यूस नहीं करेगा क्रोमोसोम का नंबर। ठीक है, ये यहाँ पे जो बन रहा है ये स्पर्मेटिड बने, ये राउंड स्ट्रक्चर जो तेरे को दिख रहे हैं, ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये राउंड स्ट्रक्चर जो तेरे को मिल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड है साहब। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मतलब जब मियोसिस सेकेंड का रिजल्ट क्या है। अब क्वेश्चन अगर पूछेगा व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस सेकेंड, आंसर क्या जाएगा, स्पर्मेटिड। कोई अगर पूछे व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, स्पर्मेटोगोनिया। हाँ या ना। ये अब स्पर्मेटिड तो बन गए, पर स्पर्मेटिड जो बने वो कैसे बने, राउंड बने, नॉन मोटाइल बने। Spermatid are the result of meiosis second. Okay sir, they are formed in the division. They form in the division of secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte में division हुआ meiosis 2 के थ्रू, जिससे spermatid बना। पर ये जो spermatid बने ये round बने। अच्छा सर इमोटाइल बने। अच्छा अब सर ये से रड़क के तो जाएंगे नहीं, फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं। हमने तो पढ़ा था कि वो टैल वाला होता है ना, उसमें पूंछ होती है ना, वो जाता है ना, वो सारी चीजें। तो अब क्या किया जाए सर, तो अब जो है, अब देख यहाँ पे मैच्योरेशन की प्रोसेस होगी, यहाँ पे मैच्योरेशन, तीसरा फेज जो आया वो मैच्योरेशन फेज आया। अब ये स्पर्मेटिड जो है, राउंड जो शेप के स्पर्मेटिड है, इनका कन्वर्जन ये लॉन्ग टेल्ड फॉर्म में कन्वर्ट कराना,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। और याद कर, इसी स्पर्मियोजेनेसिस के लिए सर्टोली सेल सीक्रेट सम फैक्टर्स। याद आया, फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल पढ़ाया था, तब मैंने बोला था ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस सर्टोली सेल सीक्रेट सम फैक्टर्स, जिसकी वजह से ही ये राउंड इमोटाइल जो स्पर्मेटिड है ये कन्वर्ट होते हैं स्पर्म में, ये स्पर्म में कन्वर्ट हो गए मेरे बेटे। और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। अब यहाँ पे कोई डिवीजन हुआ है क्या? कोई डिवीजन नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ है? यहाँ पे सिर्फ शेप चेंज हुआ है। यहाँ पे क्या चेंज हुआ है? शेप चेंज हुआ है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है? डिफरेंशिएशन हुआ है मेरे बेटे। यहाँ कोई डिवीजन थोड़ी हुआ है, यहाँ सिंपली एक क्या हुआ है? डिफरेंशिएशन हुआ है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हुई है, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस जो है उसमें सर्टोली सेल अपना रोल प्ले करती है कुछ फैक्टर्स को सीक्रेट करके। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा है? स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू स्पर्म। ओके सर, कौन सा डिवीजन है? नो डिवीजन। क्या हो रहा है? राउंड इमोटाइल जो स्पर्मेटिड है उसका कन्वर्जन हो रहा है मोटाइल स्पर्म के अंदर। ये सारी चीजें, ये स्पर्म और ये प्रोसेस को इंड्यूस कौन करा रहा है? सर्टोली सेल से सीक्रेट सम फैक्टर्स करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब देख, ये तेरा स्पर्म बन गया और स्पर्म की प्लॉइडी क्या है? एन है। स्पर्म की प्लॉइडी क्या है? एन है। एक बात सुन, मेल के अंदर बॉडी के हर एक सेल 2n, खाली अकेला स्पर्म जो क्या है? n। उसी तरीके से पूरे शरीर को चाहिए एनर्जी के लिए ग्लूकोज, एक अकेला स्पर्म जिसको चाहिए फ्रक्टोज। तो ये बात है। तो ये हुआ तेरा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। साहब सबसे पहले सर मेल जर्म सेल, ओके सर, मेल जर्म सेल ने क्या किया? मेल जर्म सेल ने मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट किया। मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट करके जो है स्पर्मेटोगोनिया बना। किससे बना? माइटोसिस से। अच्छा, माइटोसिस, क्योंकि सर उसमें वो माइटोसिस के अंदर जो है क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस नहीं होता, इसलिए 2n के 2n ही रहे और वहां पे बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बन गई। उसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया ने अपना जो है साइज बढ़ाया, इंक्रीज इन साइज हुई और इंक्रीज इन साइज हुई पर वहां कोई डिवीजन नहीं हुआ। और जो इंक्रीज इन साइज से जो बना वो थी आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर मियोसिस फर्स्ट हुआ और मियोसिस फर्स्ट होने के बाद सर रिजल्ट में क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंड स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर से मियोसिस सेकेंड हुआ, क्योंकि मियोसिस 1 हो चुका है, अब फिर मियोसिस सेकेंड होगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होगा और वो बनाएगी स्पर्मेटिड। पर ये जो स्पर्मेटिड है सर ये तो कोई काम का ही नहीं है हमारा, क्योंकि हमको चाहिए मोटाइल वाला स्पर्म, ठीक है, मोटाइल गैमेट। और ये जो स्पर्मेटिड बने हैं ये स्पर्मेटिड कैसे है सर? ये राउंड है, ये राउंड है, ठीक है, इमोटाइल है। अब इस स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन होगा स्पर्म के अंदर, तो कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस and it is induced by some factor which is released by Sertoli cell. No division required। फिर से एनसीईआरटी की लाइन भी बोल रहा हूँ और नीट का क्वेश्चन भी है। नो डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। कोई डिवीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ये आ गया मेरे बेटे। तो अगर कोई पूछे कि गैमेट बनने के लिए तो एक माइटोसिस एक मियोसिस चाहिए आपको, ठीक है। ये सारी चीजें 3 फेजेस है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। ये बातें यहाँ पे डन होती है। तो ये गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है जो मेल के अंदर होती है और ये आपके फिर गैमेट बन गए। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से तू देखेगा तो यहाँ पे 4 स्पर्म तेरे को मिल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आई होप इस प्रोसेस को आप समझे होंगे। अब सुनना, यहां से लेके तो ये स्पर्मेटिड तक बनने की जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है स्पर्म साइटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? स्पर्म साइटोजेनेसिस। तो आपका जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से लेके स्पर्मेटिड, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस
जेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब स्पर्मेटिड तो बन गया, अब स्पर्मेटिड का कन्वर्जन होगा स्पर्म में, और इस कन्वर्जन को एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, तो बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज इक्वल टू स्पर्म साइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस इज इक्वल टू स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ या ना? तो आई होप पूरा क्लियर होगा। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन से ये फिर से शुरू करते हैं। मियोसिस 1 के रिजल्ट से बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी मियोसिस 2 के रिजल्ट से बना स्पर्मेटिड, माइटोसिस के रिजल्ट से बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन हुआ कौन सा? मियोसिस फर्स्ट, बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हुआ तो बना स्पर्मेटिड। अब एक अभी बीच में अच्छे क्वेश्चंस बने थे, उसमें ये क्या दे देते हैं ऐसे कि प्लॉइडी पूछ लेते हैं, नाम बहुत सारा के, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, ठीक है, इन सब की प्लॉइडी लिख देती है। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट में तो वहाँ टेपेटम वेपेटम माइक्रोस्पोरोन इन सब की प्लॉइडी पूछ लेते हैं। तो प्लॉइडी के साथ भी ये सारी चीज आपने डिस्कस कर रखी है। ठीक है, तो ये था आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस इज इक्वल टू स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, नाउ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल जर्म सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन मेल जर्म सेल से स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और फिर उसका कन्वर्जन और डिफरेंशिएशन, ये लिखा है, कन्वर्जन और डिफरेंशिएशन ऑफ नॉन मोटाइल कॉमा राउंडेड स्पर्मेटिड इनटू मोटाइल टेल्ड स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो इन दोनों प्रोसेस को मिला के स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैन प्रोड्यूस 4 स्पर्म। ठीक है, चलिए अब एक चीज देख लेते हैं, ये वाला जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी ने, जो ये वाली जो चीज है एनसीईआरटी ने पैराग्राफ के फॉर्म में दिया, अपन चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं। थोड़ा सा हार्मोन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन अपन करते हैं। देखिए हाइपोथैलेमस, जीएनआरएच, एंटीरियर पिट्यूटरी, दो हार्मोन निकलेंगे, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच जो है सर्टोली सेल पे काम करेगा, ठीक है, और कुछ फैक्टर्स सिक्रेट करेगा जो कि हेल्प करेंगे किसमें? स्पर्मियोजेनेसिस में। एलएच जो होगा वो लेडिक सेल पे काम कराएगा और वहां से सिक्रेट कराएगा एस्ट्रोजन एंड्रोजन, और ये जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या कराएगा? इंड्यूस कराएगा, और ये भी किसमें हेल्प करेगा? आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो यहाँ पे ये दोनों हार्मोन जो है कहीं ना कहीं गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को क्या करा रहे हैं? इंड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं एक फ्लो चार्ट लेके आया हूं आपके सामने। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, स्पर्म साइटोजेनेसिस, इससे बन गया तेरा स्पर्मेटिड, फिर यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, मतलब फिर क्या बन गया तेरा? स्पर्म। अब ये स्पर्म तेरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला बाहर, ये सेमिनेशन मतलब निकला तेरे टेस्टिस से बाहर, और फिर इजैकुलेशन हुआ, इजैकुलेशन होके क्या हो गया? इंसेमिनेशन। तो तू समझ पा रहा है ये ट्रिक को? प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो समझ में आई होगी प्रोसेस। ये हो गया स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, ये हो गया स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्म होके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर, सेमिनेशन टेस्टिस से बाहर, इजैकुलेशन बॉडी से बाहर, इंसेमिनेशन अगर फीमेल के अंदर जा रहा है तो डन। तो ये भी एक फ्लो चार्ट आ गया, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इजैकुलेशन, इंसेमिनेशन, हाँ या ना? डन। तो ये चीज है। तो यहाँ पे गैमेट वाला जो है, मेल का जो गैमेट है वो पूरा हमने रेडी कर लिया, स्पर्म यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में हम बात करते हैं।
नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. स्पर्म एक लॉन्ग सेल है, ठीक है, टेल्ड सेल है, ठीक है. नॉर्मली बॉडी सेल तो ऐसे पड़ता है कि ये सर्कुलर ही है, पर नहीं, ये लॉन्ग सेल है. एक ये और नर्व सेल भी तूने पढ़ी होगी. स्पर्म के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले देख, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म ये 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ है. सबसे पहला पार्ट इसका होता है हेड, दूसरा पार्ट होता है नेक, तीसरा पार्ट होता है मिडिल पीस और चौथा पार्ट होता है इसकी टेल. तो स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है. सबसे पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरा मिडिल पीस और चौथा टेल. पहले सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं, हेड के बारे में बात करते हैं. तो हेड जो होता है मेरे बेटे, हेड के अंदर 2 चीजें होती है. पहला, हेड कंटेंट एक्रोसोम, ठीक है. ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे, ये एक्रोसोम होता है. उससे पहले अगर बात करें तो ऑब्वियसली एनिमल की सेल है तो सेल वॉल तो होगी नहीं, तो आउटर मोस्ट कवरिंग कौन होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको कवर करके रखता है. अब सर एक चीज बताओ यार, यहाँ पे साइटोप्लाज्म किधर है? जब हम सेल बनाते हैं तो यहाँ बीच बीच में ऐसे ढक 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 साइटोप्लाज्म बना देते हैं. यहाँ साइटोप्लाज्म कहाँ है? देख, सेल लॉन्ग हो गई है इसलिए साइटोप्लाज्म जो है वो थिन लेयर के फॉर्म में हो गया है. एंड नाउ दिस थिन लेयर, ये जो दिख रही है, दिस थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड मैंचेट. तो ये थिन साइटोप्लाज्म हो गया है मेरे बेटे यहाँ पे, ये मैंचेट के फॉर्म में. हाँ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उससे जस्ट सट के एकदम रहता है. कौन? साइटोप्लाज्म, जो कि थिन मेम्ब्रेन के फॉर्म में, मैंचेट. अब सुन, सबसे पहले अपन हेड वाले रीजन की बात करते हैं. तो हेड वाले रीजन में मेरे बेटे 2 चीजें, हेड वाला रीजन सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं. तो हेड वाले रीजन में देख, हेड वाले रीजन में 2 चीजें. एक तो क्या है? एक्रोसोम. अब सुनते जाना शांति से. एक्रोसोम, एक्रोसोम का फॉर्मेशन कब होता है? क्वेश्चन पूछा गया है हमसे. सुन, याद कर, अभी मैंने पढ़ाया तेरे को जस्ट कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है. मतलब स्पर्मेटिड के अंदर, सॉरी, स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है तो उस प्रोसेस के टाइम पे, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के टाइम पे ये एक्रोसोम बनता है. और ये एक्रोसोम बनता किससे है? गोल्गी बॉडी से. या तो एक बात बता, स्पर्मेटिड जो है उसके अंदर एक्रोसोम नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्पर्मेटिड के टाइम पे एक्रोसोम नहीं था. उस स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद जब स्पर्मियोजेनेसिस हुई और स्पर्म बना, तब आया है ये. तो स्पर्मेटिड के अंदर एक्रोसोम नहीं है, पर स्पर्म के स्ट्रक्चर के अंदर आया. तो एक्रोसोम इज अ रिजल्ट ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. बना कौन रहा है? गोल्गी बॉडी बना रहा है इसको. क्या काम है साहब? बहुत इंपॉर्टेंट है ये. गोल्गी बॉडी ने बहुत अच्छे से इसको बनाया, और इसके साथ क्या काम है फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक्रोसोम जो भाई साहब बहुत सारे, ये जो है फर्टिलाइजिंग एंजाइम रखता है. फर्टिलाइजिंग एंजाइम रखेगा. अगर ये फर्टिलाइजिंग, देखो राइटिंग पे मत जाना मेरी, यहाँ पे सुंदर नोट्स मेरे, ये हैंड रिटन नोट्स मेरे खुद के हैं, मैंने खुद ने बनाए हैं, ठीक है. यहाँ तो अभी क्या थोड़ा मेडिकल वाली फीलिंग आ ही जाती है. तो एक्रोसोम जो है फर्टिलाइजिंग एंजाइम. अब जो एग होती है मैमल्स का, कोई मैमल जो है उसके एग के चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है. हमारे एग में भी 2 मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है. जोना पैलिस्यूडा, कोरोना रेडिएटा. अब इनको क्या करना होता है? तोड़ना होता है, ठीक है, तभी तो अंदर घुसेगा. अगर इनको नहीं तोड़ पाएंगे तो ये भैया अंदर जो बैठा एग है इसको फ्यूज कैसे करेंगे? तो इसको तोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए. अब वो छेनी हथौड़ी तो लेके जाएगा नहीं, है ना. तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या एंजाइम लेके जाएगा. तो इस एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ये फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं जो इन मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं. मैं आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब होगी तब पढ़ाऊंगा, ठीक है. तो यहाँ पे जो एक्रोसोम का काम है, ये एक्रोसोम का काम क्या है साहब? कि ये फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स रखते हैं, ठीक है, जिसको, और ये फर्टिलाइजिंग एंजाइम जो है हेल्प करेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मेम्ब्रेन को ब्रेक करने का. सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसका न्यूक्लियस जो है हेड में, सेकेंड चीज जो है वो क्या है हेड के अंदर? सेकेंड चीज, चलो यही देख लेते हैं. ये है इलोंगेटेड न्यूक्लियस, और इस इलोंगेटेड न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है 23 है, क्योंकि हैप्लॉइड सेल पढ़ रहे हैं यार, ठीक है. स्पर्म
स्पर्म जो है वो हैप्लॉइड सेल है यार, तो इलोंगेटेड न्यूक्लियस है। तो हेड वाले रीजन में दो चीज मिल रही है, एक्रोसोम, इलोंगेटेड न्यूक्लियस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म। अब वो ह्यूमन देगा, तेरे दिमाग में ये आ गया, अरे भाई साहब ह्यूमन की तो हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो गधे स्पर्म पढ़ रहा है, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म कंटेंट हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 23। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पे होंगे ये। अब एक्रोसोम के बारे में डिस्कस हो गया। सेकंड जो पोर्शन आता है पतला सा नेक वाला रीजन होता है। नेक वाले रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो सेंट्रियोल मौजूद होते हैं, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री मौजूद होते हैं। ऊपर वाला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, नीचे वाला डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, अब सुन, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का यहाँ पे कोई काम नहीं है, स्पर्म के स्ट्रक्चर में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का कोई काम ही नहीं है, तो फिर क्यों लगाया साहब इसको, क्यों लगाया इसको? सुना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का यहाँ कोई काम नहीं है, पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का ही बोलबाला रहेगा। अब मेरी बात शांति से सुन, एग जो है, अब एग जो है, एग के पास सेंट्रियोल नहीं होता है, ऐसे ऑर्गेनल बता रहा हूं, एग के पास सारे सेल ऑर्गेनल होंगे पर सेंट्रियोल नहीं होगा, और अपने स्पर्म के पास सारे ऑर्गेनल होंगे, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। हाँ या ना? तो आज के बाद मैं टॉप पे लिख देता हूं कि स्पर्म जो है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, और ओवम जो है इसके अंदर आपका सेंट्रियोल नहीं है। तो ये बोल के ही आती है, ये ओवम पहले बोल देता है, देख भाई उधर आएगा फर्टिलाइजेशन करने तो तू सेंट्रियोल लेके आना, मेरे पास नहीं है। अब एक बात बता, अगर सेंट्रियोल नहीं होगा, ये भाई साहब अगर सेंट्रियोल लेके नहीं जाएंगे तो फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बना, अब उस जाइगोट में पहला डिवीजन तो कराना होगा ना यार, क्योंकि सेंट्रियोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, साइटोलॉजी। तो सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल की तो जरूरत है ना, तो ये भाई साहब बोलते हैं कि ठीक है मैं लेके आता हूं। वैसे ही मेरे पास दो है, तो ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये फर्स्ट जो डिवीजन कराएगा जाइगोट के अंदर वो यही भाई साहब कराएंगे। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम आफ्टर फर्टिलाइजेशन आता है। अगर मान लो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जाना भूल जाए तो फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा, पर आगे डिवीजन जिसको हम क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं वो भी आगे अपन डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसने बोला भले ही मेरी यहाँ पे तुमको कोई जरूरत नहीं है, पर आगे एक इंपॉर्टेंट काम मैं ही करके दूंगा तुमको। और बिल्कुल वो सेल डिवीजन, यहाँ पे जो जाइगोट के अंदर जो डिवीजन की प्रोसेस चालू होती है जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं, रैपिड माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड क्लीवेज, वो ये भाई साहब ही शुरू कराते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल वहां पे काम निपटा लेता है अपना। सेकेंड डिस्टल सेंट्रियोल जो है नीचे जो प्रेजेंट होता है, इसका क्या काम है? डिस्टल सेंट्रियोल क्या होता है, यहां से निकलती है लॉन्ग, ऐसे लंबी लंबी, आप बोल सकते हैं कि सरिये नहीं होते, इस तरीके से स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या बोलते हैं? एक्सियल फिलामेंट। तो डिस्टल सेंट्रियोल से ही एक्सियल फिलामेंट निकलती है, और ये जो पूरा पोर्शन जहां एक्सियल फिलामेंट मौजूद है, दिस पार्ट इज कॉल्ड मिडिल पीस। तो एक्सियल फिलामेंट जो आप बोल सकते हैं पिलर लाइक हो सके, जैसे सरिये की तरह, वो आपका डिस्टल सेंट्रियोल सीक्रेट करता है। ये मिडिल पीस होता है। मिडिल पीस के अंदर एक और चीज आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ जैसे माइटोकॉन्ड्रियाज की लेयर बनी होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है शीट कवरिंग करके बैठते हैं, और ये जो शीट है इसको नैबरकन शीट के नाम से जाना जाता है। नैबरकन शीट फाउंड इन द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म, एक्रोसोम फाउंड इन हेड रीजन ऑफ स्पर्म, nucleus is elongated in sperm and contain 23 chromosome. Neck has two type of centriole, one is proximal, one is distal. Distal centriole जो है वो मिडल पीस में एक्सियल फिलामेंट्स क्रिएट करेगा। हाँ या ना यार? ये अब सुन, ये पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया बैठा हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर है, एंड दिस इज कॉल्ड नैबरकन शीट। अब देख ये नीचे यहाँ पे एक इसके मिडिल पीस के एंड पे यहाँ पे एक और सेंट्रियोल होता है, रिंग सेंट्रियोल, कुछ काम नहीं है इसका यहाँ पे। ठीक है, रिंग सेंट्रियोल। और जो लास्ट वाला जो पार्ट है स्पर्म का जो है टेल वाला पार्ट है, तो कुछ एक्सियल फिलामेंट थोड़े थोड़े से जो है टेल के स्टार्टिंग वाले रीजन में भी आ जाते हैं। और एक बात सुन, टेल जो है स्पर्म की वो बनी है फ्लैजिला से। किससे बनी है? फ्लैजिला। एक और चीज ले आज तू, सुपर नॉलेज, ओनली रीजन इन ह्यूमन बॉडी, अब मेल की बात करें तो
जहाँ पे फ्लैजिला मिलेगा, स्पर्म, वरना पूरी बॉडी में सीलिया मिलते हैं, फ्लैजिला खाली यही मिलेगा तेरे को। टेल ऑफ स्पर्म हैज फ्लैजिला, और बाकी बॉडी में क्या है, सीलिया। तो फीमेल में तो कहीं है ही नहीं फ्लैजिला, क्योंकि फीमेल में कौन सा स्पर्म है। हाँ या ना यार। तो या एक और चीज, तो तू स्पर्म के बारे में देख रहा है यार, जो एनर्जी बाकी सब ले रहे हैं वो ये भाई साहब नहीं ले रहे हैं, जो चीज शरीर के अंदर बाकी सब जगह पे है वो इनके अंदर नहीं है, जो क्रोमोसोम का नंबर बाकी सब सेल में है वो इनके अंदर नहीं है। हाँ या ना। तो ये स्पर्म अपने आप में बहुत अलग ही यूनिट है साहब। तो यहाँ पे फ्लैजिला होती है, और ये फ्लैजिला स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, ये स्विम करता है जो, वो इसी फ्लैजिला से। एंड दिस इज द एंड पीस, ये वाला जो रीजन होता है टेल का एंड पीस। तो 4 पार्ट, पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरा मिडिल पीस, चौथा टेल। हेड वाला रीजन फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन, ये भी क्वेश्चन आए हैं मैच द फॉलोइंग में। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है? एक्रोसोमल रिएक्शन वो मैंने तेरे को यहाँ बताया था कि जब फ्यूजन करना होगा, फर्टिलाइजेशन करना होगा, तो कुछ फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स होंगे, वो ब्रेक करेंगे मेम्ब्रेन को, तभी तो जाके फ्यूजन होगा। दिस इज कॉल्ड एक्रोसोमल रिएक्शन। वो यही एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वही करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ न्यूक्लियस भी हेड वाले रीजन में है, नेक वाले रीजन में मौजूद है प्रॉक्सिमल सेंट्रोल और डिस्टल सेंट्रोल। तो ये भाई साहब सेल डिवीजन में काम आएगा। ये एक्सेल फिलामेंट सीक्रेट कर रहा है। मिडिल पीस, ये सुनम, मिडिल पीस के अंदर 2 चीजें हैं, एक्सेल फिलामेंट और नेबरकन शीट। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। स्पर्म को स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? आपका एक्सेल फिलामेंट। और सुन एक और चीज, ये नेबरकन शीट बनी हुई है किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो एक बात बता यार, स्टोर अपना एनर्जी हाउस कौन है? एनर्जी हाउस आपका मिडिल पीस है स्पर्म के लिए, ठीक है। तो एनर्जी हाउस आपका मिडिल पीस है, और मोटिलिटी के लिए कौन है आपकी? टेल। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। 4 रीजन, पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरा मिडिल पीस, चौथा आपका टेल। कौन कौन सी चीजों में क्या क्या है सारा अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। मैंचेट, जो कि एकदम थिन लेयर के फॉर्म में साइटोप्लाज्म है, उसको मैंचेट बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें। अब थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं इसकी। देखिए, स्पर्म हैज 4 पार्ट, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। सबसे पहले एक्रोसोम, हेड वाले रीजन में एक्रोसोम प्लस इलोंगेटेड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, बात अपन ने की है। हाइड्रोलाइटिक या स्पर्म लाइसिन एंजाइम, क्योंकि ये टर्म भी दिया जाता है, स्पर्म लाइसिन या फर्टिलाइजिंग एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्रेक क्या करता है? एग मेम्ब्रेन को। कैप लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्म गोल्गी बॉडी, मैंने बताया था स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के टाइम पे गोल्गी बॉडी फॉर्म करती है इसको। फॉर्म एट द टाइम ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेक। नेक जो है उसके अंदर 90 डिग्री पे 2 सेंट्रल प्रेजेंट होते हैं, और एक है प्रॉक्सिमल सेंट्रल, नो रोल इन स्पर्म, पर स्टार्ट फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट। एग बोलता है लेके आना, मेरे पास नहीं है। डिस्टल सेंट्रल प्रोड्यूस एक्सेल फिलामेंट। एक्सेल फिलामेंट जो है वो आपका यही डिस्टल सेंट्रल प्रोड्यूस करता है। मिडिल पीस की बात करूं तो मिडिल पीस में देखिए एक्सेल फिलामेंट होते हैं और स्पाइरल लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अराउंड एक्सेल फिलामेंट। ऐसे घूम के सारे माइटोकॉन्ड्रिया के लेयर आते हैं, अरेंज होते हैं, जिसको नेबरकन शीट बोलते हैं। मिडिल पीस के अंदर एक्सेल फिलामेंट और माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। पावर हाउस ऑफ स्पर्म मिडिल पीस होता है। स्ट्रेंथ एक्सेल फिलामेंट दे रही है। एनर्जी फॉर मूवमेंट कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। टेल, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म फॉर मूवमेंट। क्वेश्चन पूछा है विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म? टेल। टेल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म। मेड अप ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला ओनली प्रेजेंट इन बॉडी इन द टेल ऑफ स्पर्म। हाँ या ना? डन। तो ये चीजें स्पर्म का स्ट्रक्चर, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर, ये आज सब हमने डिस्कस किया। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा सारी चीजें। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो oogenesis का होगा, और पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा, क्योंकि oogenesis एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बोल सकते हैं कि नीट वालों का फेवरेट टॉपिक है ये, और मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इससे बनते हैं, और ये थोड़ा समझने वाली चीज है। स्पर्मेटोजेनेसिस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना टफ नहीं है जितना oogenesis है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़िए
और कुछ भी डाउट अगर आपको रहे कोई चीज़ में तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।